नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फटाफट जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम सब देखते हैं। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, एकदम शानदार तरीके से। एकदम आप सभी को हार्दिक जो है शुभकामनाएं। जल्दी से आपको जो है कि देखिए प्रश्नों के प्रारूप को क्यों हम सब इतना मेहनत करते हैं या किस तरह के प्रश्न, चूंकि आपको ये प्रश्न बड़े ही आपको सोच समझकर बनाया गया है कि किस तरह से परीक्षा का प्रारूप क्या है और लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लेवल क्या होना चाहिए, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और उन्हीं प्रश्नों को हम सब लेने का प्रयास करते हैं जो स्तरीय प्रश्नों, यानी आपके परीक्षा के स्तर के जो प्रश्न हो, उन्हें प्रश्नों को लेने का प्रयास जो है हम सब का किया जाता है। ठीक ना। तो आइए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये आपके सामने पहला ही प्रश्न रहा कि WTO का मुख्यालय अवस्थित है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, या आपको पेरिस में है, या आपको जो है कि रोम में है, या आपको न्यूयॉर्क में है? कहाँ पे WTO का आपको मुख्यालय है? जल्दी से फटाफट आप सब जवाब दीजिए और फिर आगे की ओर हम सब बढ़ते हैं। तो WTO के यदि स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी आपको 1995 ईस्वी को WTO के स्थापना हुई। ठीक ना, 95 को इसकी स्थापना हुई। इसके पहले जो था वो गैट काम करता था। गैट के स्थान पर WTO के स्थापना की जाती है। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहता है। भारत इसका संस्थापक सदस्य देशों में से एक है। ठीक ना, संस्थापक सदस्य है। ठीक ना, ये बातें। अगले हम सब देखते हैं कि WTO का मुख्यालय जो है ये आपको जिनेवा में बनाया गया है। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक खूबसूरत शहर जिनेवा को माना जाता है, जहां कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आपको जो है कि मुख्यालय स्थित है, यानी कई संघ का, कई संस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय आपको जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट, ये पेरिस जो है ये आपको कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इटली की राजधानी रोम है, और पेरिस जो है सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। और आपको जो है रोम, इसे यूरोप का वाराणसी कहकर संबोधित किया जाता है। यूरोप के सांस्कृतिक केंद्र बिंदु या यूरोप की पोप की नगरी जो है ये रोम मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार करती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है, या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, या इनमें से कोई नहीं? यानी MNSP की बातें की जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का बात आपको जो लागू निर्धारण करने का काम है, ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक, ये सभी प्रश्न, चूंकि ये एक तरह से करंट का भी बच्चा प्रश्न बनता है, साथ साथ ही आप सबको बता दिया जाए कि ये आपको कृषि से संबंधित भी प्रश्न बनता है। तो ये महत्वपूर्ण करंट और कृषि दोनों को कवर करता है और ये हॉट टॉपिक भी माना जाता है। सरकार आपको जो है नए कृषि कानून के लिए वापस ले, जिसमें MNSP की ही बात की गई थी कि सरकार आश्वासन नहीं दे रही है, और तरह तरह की बातें इसमें की गई थी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में आपको विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तो धुरी राष्ट्र था और दूसरा जो था वो मित्र राष्ट्र था। और धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो था ये आपको कौन कर रहा था? तो आपको जर्मनी कर रहा था। और मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व जो है ये कौन कर रहा था? तो आपको जो है फ्रांस, रूस, ठीक ना, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सभी आपको जो थे ये धुरी राष्ट्र में थे। मित्र राष्ट्र में, धुरी राष्ट्र में टर्की,
ठीक ना, तुर्की, आपको ऑस्ट्रिया, ये सभी आपको धुरे राष्ट्र में थे। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, रूस अचानक प्रथम विश्व युद्ध से कब अलग हो गया? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय रूस में जार शाही शासन था, यानी रूस के शासक को जार कहा जाता था और ये जार शाही राजवंश का शासन चल रहा था, जिसका शासक था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय ये उस समय आपको जो है रूस का शासक हुआ करता था। इसी समय 1917 ईस्वी में आपको लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति संपन्न होती है। कौन सी? रूसी क्रांति आपको संपन्न होती है। और रूसी क्रांति में लेनिन जो था वो बोल्शेविक जो था दल का नेतृत्व करता था। और इसी के समय आपको इसके नेतृत्व में जब सत्ता पलट दी जाती है तो उसके बाद आपको रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। कितने को? 7 मार्च 1918 को, या 7 फरवरी 1918 को, या 7 मई 1918 को, या 7 जून 1919 ईस्वी को। तब आप बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है रूस आपको 7 मार्च 1918 ईस्वी को बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध से, और अमेरिका की एंट्री हो जाती है। इस बार भी मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्रों के विजय हुई। ये आपको प्रथम विश्व युद्ध जो था ये कब से कब तक चला? तो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला और वर्साय की संधि के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से कितनी धनराशि ले ली गई? जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको वर्साय की संधि जो था मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की। जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की और जर्मनी को पूरी तरह से पंगु बना दिया। ये आपको 1918 के घटना है। ठीक ना, ये इसके तहत आपको जो है कि जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ रुपए, या 8 अरब 48 करोड़, 5 अरब 94 करोड़, या 7 अरब आपको 64 करोड़ कितने रुपए लिए जाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने 28 जून 1919 ईस्वी को, ठीक ना, यहाँ डेट मेरे से गलती हो गया, 28 जून 1919 ईस्वी को आपको वर्साय की संधि जर्मनी के साथ के, और इस संधि के तहत आपको जर्मनी से एक बहुत बड़ी धनराशि वसूल की गई जो 6 अरब 50 करोड़ के रुपए के लगभग थी। और इस तरह जर्मनी को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। जर्मनी के आपको जो रूर क्षेत्र थे इस पर मित्र राष्ट्रों ने अपने अपने अधिकार बांट लिए, और यहीं से कहीं न कहीं इसीलिए इतिहास के पन्नों में कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज जो थे ये जर्मनी के साथ किए गए वर्साय की संधि के में ही छिपे थे। ऐसी बातें विद्वानों के द्वारा कही जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये आपको इंडिविजुअल जबरदस्त नितिन सर के द्वारा शानदार बैच पढ़ाया गया है और आप इसे हिंदी के लिए ले सकते हैं। आपकी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। लगभग आपको 140 घंटा यानी आप जोड़ सकते हैं कि लगभग आपको जो है 150 दिन या 140 दिन का आपको लेक्चर है। साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑनलाइन डाउनलोड क्लासेस भी आपको कर सकते हैं। ये आपको शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। वहीं आप ग्राम विकास अधिकारी का बैच भी हमारे संस्था की ओर से शानदार तरीके से संचालित है और आप इसे परचेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, अटलांटिक चार्टर, ये बहुत कम बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आपको जो है इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में एक दो प्रश्न आकर आपके जो है हार्ट बीट को धक धक करने लगते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए, ये आपको अटलांटिक चार्टर की घोषणा कब की गई? नवंबर 1940, दिसंबर 1940, जुलाई 1941 या अगस्त 1941 ईस्वी को ये चार्टर एक्ट कब किया गया? तो 14 अगस्त 1941 ईस्वी को आपको जर्मनी के साथ जो है अटलांटिक चार्टर की घोषणा की गई। 14 अगस्त 1941 ईस्वी को ये आपको घोषणा की जाती है। इस घोषणा के तहत आपको जो है कि जो ब्रिटेन और आपको क्या बोलते हैं अमेरिका के नेताओं ने कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में एक बैठक की और इसी के तहत आपको जो है कि अटलांटिक चार्टर को तैयार किया जाता है। और ये आपको एक तरह से कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा दुनिया के सामने नैतिक और आपको जो है कि मूल्यों को संरक्षित करने के लिए ये चार्टर एक्ट जो है अटलांटिक चार्टर का निर्माण किया जाता है न्यू फाउंडलैंड, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में, ठीक ना। ये आप कह सकते हैं, ठीक, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड लैंड में, ये ठीक ना, किसके द्वारा? तो यूके प्लस यूएसए के द्वारा आपको ऐसे काम किया जाता है नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख व्यवस्थापिका का क्या नाम है? वैसे आपको द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आपको जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधारशिला अमेरिका के मैनहट्टन में रखे गए और ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यूएनओ दिवस के रूप में भी आयोजित किया जाता है। इसमें आपको 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें महासभा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भैया ये आपको जो है इसमें से कौन से व्यवस्थापिका का काम करती है? तो व्यवस्थापिका, इसके लिए आपको जो है कि एक अधिनियम आया जिसमें 32 अनुच्छेदों वाला यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्माण किया गया और इसके तहत यदि बातें की जाए तब आप कह सकते हैं कि महासभा को ही संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। और महासभा जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, ये सभी इसके प्रमुख जो है व्यवस्थापिका के नाम हैं। साथ साथ ही वर्तमान में महासभा के जो अध्यक्ष हैं ये आपको कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप सब जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक ना। ये जल्दी से चूंकि विश्व युद्ध एकदम यूक्रेन और रसिया का वार जबरदस्त अपने प्रचंड पर है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की वास्तव में जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका निखर कर नहीं आ रही है, क्योंकि 5 देश जिनके पास वीटो पावर है ये आपस में ही युद्ध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखे होंगे कि फ्रांस के द्वारा भारत के लिए भी महाशक्ति के रूप में लाने का कि एक नई शक्ति के साथ, एक नए दायित्व के साथ भारत को भी वैश्विक स्तर पर शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, ठीक ना। तो देखिए, आइए देखते हैं अगले प्रश्न के और चलते हैं। ये रहा, ल्यूकीमिया किसे कहते हैं? ब्लड कैंसर को, घेंघा को, मियादी को या आपको जो है कि इनमें से कोई नहीं? तो ल्यूकीमिया जो है ये आपको जो है ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। किसे? ब्लड कैंसर को हम सब ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखिए, अब तक देश में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात आंतरिक विद्रोह के आधार पर लागू किया गया है? तो वैसे तो अब तक राष्ट्रीय आपात की बात की जाए
तो 3 बार लागू हुआ है, ठीक ना। लेकिन आंतरिक आधार पर बात की जाए तो एक बार आपको आंतरिक आधार पर राष्ट्रीय विद्रोह लगा था। ये आपको 1975 ईस्वी में आंतरिक आधार पर आपको श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सरकार में इस समय लागू किया गया था, ठीक ना। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इन्हीं के शासनकाल में आंतरिक आधार पर एक बार आपको राष्ट्रपति शासन लागू है। लेकिन अब यहीं पे जो है कि 3 तरह के आपातकालीन शक्तियों का जिक्र है। ये सारी बातें अगले प्रश्न में हम सब देखते हैं। आइए देखिए, ये ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज जबरदस्त तरीके से CBT 2 और ग्रुप डी ये हमारे संस्था की ओर से आपको उपलब्ध है। साथ साथ ही पुलिस कांस्टेबल का भी बैच हमारे संस्था की ओर से जबरदस्त तरीके से चल रही है। तो आप सबसे ये कहना है कि जरूर एक बार परचेज करिए और देखिए कि किस तरह के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगले इसमें चलते हैं। भारतीय डाक विधेयक 1986 ईस्वी में किस वीटो पावर का प्रयोग किया गया था, तब बताइएगा। इसमें आपको निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो या अंत्यांतिक वीटो, किस प्रकार के वीटो का प्रयोग किया गया था। 1986 ईस्वी में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा आपको जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया जाता है और पॉकेट वीटो को ही हम सब जेबी वीटो, जीबी वीटो के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये आपको डाक विधेयक पर ये पहली बार आपको आया था और ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। उस समय यदि प्रधानमंत्री पूछेगा तो उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, ठीक ना। राजीव गांधी जी जो थे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्हीं के समय आपको जो है राजीव गांधी के समय में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। पॉकेट वीटो वह वीटो होता है जो अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति के पास चला जाता है उसका, और अब तक यह विधेयक पारित नहीं हुआ। इसी के गुस्से में आपको राजीव गांधी आकर स्पीड पोस्ट देख रहे हैं ना, स्पीड पोस्ट की शुरुआत जो है यानी द्रुत सेवा की शुरुआत आपको जो है इसी समय राजीव गांधी के द्वारा किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ये आपको कहवा तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक, इसकी शुरुआत होती है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति को कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। तब 1 को, 12 को, 6 को, 1 भी नहीं, तब बताइएगा 12 सदस्यों को किया जाता है या आपको 1 को भी नहीं करते हैं, तब कहेंगे कि 12 सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े होते हैं उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। किससे? साहित्य, समाज सेवा, कला और विज्ञान के क्षेत्र से जो होते हैं ऐसे लोगों को आपको जो है मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति को इनकी संख्या 12 होती है। लेकिन एक बात बता दें, यदि कोई भी व्यक्ति सदन में अब 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उसके सदन के सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार रहता है। किसे? तो विधानसभा जो होते हैं या आपको जो सभापति होते हैं या आपको लोकसभा अध्यक्ष, इन्हें आपको यदि कोई व्यक्ति सदन में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित होता है तो उनकी सदस्यता स्वतः निलंबित हो जाती है। ऐसी बातें आपको है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की है। यानी राज्यसभा में के सभापति एम वेंकैया नायडू, चूंकि
और आपको ये उपराष्ट्रपति भी हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 64 के तहत आपको क्या होता है, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभापति हो जाता है और आपको उसे वेतन एवं भत्ते भी उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिए जाते, बल्कि आपको जो है कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते दिया जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे हरिवंश सिंह को, दीपक वर्मा को, डॉक्टर पी के रामाचार्युलू को या पीयूष गोयल को किसे नियुक्त करते हैं, जल्दी से बताइए। तब आप बताइएगा कि आपको जो है कि राज्यसभा का महासचिव आपको डॉक्टर पी के रामाचार्युलू को नियुक्त किया है हमारे उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के पदेन सभापति आपको एम वेंकैया नायडू के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के ओर चलते हैं। ये देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला आपके सामने, सही सुमिलित करिए। ये आपको एक तरफ जो है, एक तरफ आपको जीआई टैग की वस्तु है और किस राज्य से जुड़ी हुई है, जीआई टैग ग्लोबल जीआई टैग ग्लोबल इंडेक्स टैग, और दूसरे तरफ राज्य है। ये कौन कौन से आपको राज्य से, तो कन्याकुमारी लौंग ये कहाँ की है, तब आप बताइएगा कि कन्याकुमारी का लौंग जो है ये कन्याकुमारी किस राज्य में है, तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु में आपको कन्याकुमारी की लौंग जो है ये तमिलनाडु में है। अगर बात की जाए तो आपको इसमें से जुड़ीमा जो है, ये जुड़ीमा आपको नागालैंड का है, ठीक ना, नागालैंड का जुड़ीमा है। रोजत मेहंदी किस राज्य का है, तब राजस्थान का रोजत मेहंदी है। मीठा खीरा आपको कहाँ का है, तो मीठा खीरा जो है ये नागालैंड का मीठा खीरा, और सिरारा खोख मिर्च जो है ये मणिपुर का, बड़ी ही तीखी मिर्च है, ठीक ना। तो इस तरह से आप देखो तो ई सी डी ए कहीं है भाई, ई सी डी ए बी, ये बी, ई हम लिख दिए हैं बी, तब आप ये बिल्कुल सही जवाब दो ऑप्शन इज योर राइट आंसर माना जाएगा। दो जो है ये बिल्कुल सही जवाब हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये आपको राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आपको इसमें 600 आवर्स का क्लास घंटे का मिलेगा, फ्री टेक्स्ट बुक मिलेगी, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, साथ साथ ही ऑफलाइन डाउनलोड करने के भी सुविधा आपको दी गई है। नेक्स्ट देखिए, ये हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध कर दिया। ये आपको किसके द्वारा, किस राज्य ने आपको जो है कि नेताओं को राजनीतिक प्रतिभाग लेने में, कर्मचारियों को राजनीतिक प्रतिभाग लेने में प्रतिबंध किया। गुजरात है या आपको हरियाणा है या उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश है, तो ऐसा काम जो है हरियाणा सरकार के द्वारा, खट्टर सरकार के द्वारा जो किया गया है कि सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। उन्हें अब यदि राजनीति में आना है तो वो अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति करें, ऐसी चीजों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, अकबर द्वारा बनाए गए श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है कहाँ, आगरा के किले में ना भैया, फतेहपुर सिकरी में, या आपको इलाहाबाद किले में, या लाहौर के किले में, तो आगरा द्वारा बनवाए गए श्रेष्ठ जो है ये फतेहपुर सिकरी जो है, ये आपको आगरा से लगभग 32-33 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में है। अकबर द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतें यहीं पर पाई जाती है, ठीक ना। चाहे वो आपको जो है बुलंद दरवाजा हो, चाहे अकबर का महल हो, चाहे आपको जो है कि महारानी का महल हो, ठीक, तो ये सारे महल जो है ये जो है अकबर के द्वारा ही फतेहपुर सिकरी में निर्माण किया गया है, ठीक। तो ये आपको सभी महल जो है, पंचमहल है, आपको दीवाने आम, दीवाने खास, बहुत ढेर सारी चीजें हैं, वहां पे आप जाओगे तो आपको जो है फतेहपुर सिकरी में है। मरियम उज़्ज़मानी, भूल रहा था, मरियम उज़्ज़मानी का मकबरा
जो है, जिसे जोधाबाई हम सब कहते हैं, उनका वास्तविक नाम हरखाबाई रहता है, ठीक ना। तो ये आपको जो है सारे भवन वहीं पे श्रेष्ठ इमारत मिलेगी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ये वांडीवास का जो युद्ध था ये आपको 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध जो था ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। किसके बीच? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, आपको अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसियों की ओर से काउंट डी लाली था। कौन था? काउंट डी लाली। काउंट डी लॉली जो था ये आपको फ्रांसीसियों की ओर से था, और सर आयर कूट जो था ये आपको अंग्रेजों की ओर से था, जिसमें अंग्रेजों के विजय हुए और इसी के साथ भारत से फ्रांसीसियों का जो विस्तारवादी चीजें थी वो समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि वांडीवास के युद्ध ने यह निश्चय कर दिया कि अब भारत में विदेशी शक्ति कोई रहेगी तो वह आपको कौन रहेगा? वो अंग्रेज रहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? किस पर निर्मित है? रावी पर, ब्यास पर, झेलम पर या सतलज पर? किस पर भाखड़ा नांगल परियोजना आपको निर्मित है? तब बताएगा भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है, ठीक ना, सतलज नदी पर है, और ये सतलज और ब्यास नदी का संगम है, उसे स्थान पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। ये भारत के सबसे बड़े आपको कंक्रीट से निर्मित परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना का जो आधार है ये राजस्थान, आपको जो है आपको हरियाणा, आपको पंजाब, ठीक ना, पंजाब, ये सभी राज्य जो है इससे लाभान्वित है। साथ ही साथ सबसे अधिक लाभान्वित राज्य जो है नई दिल्ली, इससे सबसे अधिक लाभान्वित राज्य नई दिल्ली है, और ये सतलज नदी पर स्थित है। इसी से हरिके बैराज नामक आपको जो है कि हरिके बैराज आपको जो है कि निर्माण होता है, जहां से इंदिरा गांधी नहर, ठीक ना, हरिके बैराज प्रपात है, जल प्रपात है, उसी से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है, और यह इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ये आपको भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आपको सिंचाई के लिए भी, जल विद्युत के लिए भी, और कई प्रकार के लाभ के लिए भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनाई गई है। ठीक, चूंकि भारत की स्थापना जब आजादी हुआ तो 1948 ईस्वी में आपको जो है दामोदर वैली का उद्घाटन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को मंदिर की संज्ञा दी थी। किसकी? मंदिर की संज्ञा नदी घाटी परियोजनाओं को दिया गया था। ठीक ना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है ये किस पर आधारित है? तो अमेरिका के टेनेसी नदी के प्रोजेक्ट पर यह आधारित आपको माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपको संघीय विधि मंत्री होता है, या भारत का महान्यायवादी होता है, या विधि सचिव होता है, या मुख्य न्यायाधीश होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो महान्यायवादी होता है, और महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद आपको जो है ये 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको सरकार की तरफ से, सारे मुकदमे सरकार की तरफ से ये आपको पैरवी करता है, और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 88 अनुच्छेद 88 के तहत ये संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, देश के किसी भी न्यायालय में जाकर ये बैठ सकता है और अपनी बातें कर सकता है, लेकिन इसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसकी वही योग्यताएं हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यताएं होनी चाहिए, वही आपको इसकी भी योग्यताएं होती है। यानी यह आपको जो है कि राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो, कम से कम ये सर्वोच्च न्यायालय में इसे 5 वर्षों का आपको जो है कि अनुभव हो, 10 वर्षों का वकालत का अनुभव हो, तो ये सारी बातें आपको इससे संबंधित
महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से आपको श्वेत क्रांति का संबंध है। और इसे आपको फ्लड जो है, फ्लड क्रांति भी कहते हैं, फ्लड आपको क्रांति। तो ये आपको वर्गीज कुरियन साहब को दुग्ध क्रांति का भारत में जनक कहा जाता है। और इसी क्रांति के बाद भारत जो है विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत में होता है। सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन, दुग्ध का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में, तो भारत में। और भारत में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन कहाँ होता है तब बताइएगा। तो यह आपको उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन यूपी करता है। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, आप सबके भविष्य के लिए है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के ओर चलते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न में किस तरह के प्रश्न आपके सामने हैं। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में आपको अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, या आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, या आपको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, या आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है ये यदि बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत जो है ये किया गया। और इसने कब किया? तो 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। इसे आपको जो है अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे विश्वादारी व्यवस्था, विश्वादारी व्यवस्था। इसे ही जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक ना, जमींदारी व्यवस्था भी आपको जो है इसे ही कहा जाता है। ये आपको जो है कि 10/11% भाग पर आपको सरकार का मालिकाना हक होता था, और 1/11वां भाग पर आपको जो है जमींदारों का मालिकाना हक होता था। इसके तहत आपको जो है यह बंगाल, ठीक ना, बिहार और आपको जो है उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के आपको बनारस मंडल में, यूपी के बनारस मंडल में इसे लागू किया गया था। साथ साथ ही आपको महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर जो है और भी है। ये आपको टोटल संपूर्ण भारतीय भूभाग के 19% भाग पर यह लागू था। ठीक, अब देखिए आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? एम.जी. रानाडे को, बी.आर. अम्बेडकर को, वी.एन. राव को, या महात्मा गांधी को? तो आधुनिक युग का, जल्दी से फटाफट, ये प्रश्न तो गलती उम्मीद करता हूं किसी से भी नहीं होगा। कोई गलती तो नहीं करेगा ना भाई? कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करना चाहिए। अगर ये सब प्रश्न गलत हो रहे हैं तो यानी आपकी परीक्षा में बिल्कुल तैयारी नहीं है, ये पूरी तरह से कहा जा सकता है। तो आधुनिक युग का मनु जो है ये आपको किसे कहते हैं? बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। साथ साथ ही इन्हें संविधान का, भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है। भारतीय संविधान का पितामह या जनक, संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक ना, इसके साथ साथ ही ये आपको जो है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक ना, ये या पंडुलेखन समिति के अध्यक्ष माना जाता है। साथ ही साथ ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में भी थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये मैथ के बादशाह जिसे कहते हैं, बैठे भी हैं देखिए बादशाह की तरह। प्रवीण सर क्या मुस्कुराता है, स्मार्ट सा चेहरा। ठीक ना, ये इनके द्वारा ये मैथ के बिग बॉस कहे जाते हैं और बड़े ही शालीनता से, बड़े ही मस्त मैथ पढ़ाए हुए। तो जिनको मैथ लेना हो वो आप जो है इनसे संपर्क कर सकता है, संस्था से संपर्क कर सकता है। इनसे का मतलब संस्था से कर सकता है, आपको मैथ्स मिल जाएगी।
नेक्स्ट देखिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को आपको जो है स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम लड़ाई कहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न 1000 बार ये सब प्रश्न जो है, ये सब प्रश्न परीक्षाओं में हर बार रिपीट होते हैं, ठीक ना। और ये सब प्रश्न आपसे हमसे किसी से भी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब आप जवाब दीजिएगा कि आरसी मजुमदार हैं, ये सेन है, या बीडी सावरकर हैं, या आपको अशोक मेहता है। तो बीडी सावरकर ने आपको भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई 1857 के विद्रोह को कहा, जबकि यशवंत सेन जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के सरकारी इतिहासकार हैं, ठीक ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन को माना जाता है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो 1857 इनके नाम से इन्होंने आपको पुस्तक लिखी थी, जबकि बीडी सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आपको जो है को पहले आपको भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को कहा था। वही आरसी मजुमदार जो है ये कहते हैं ये न तो स्वतंत्रता संग्राम था, न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, न ही यह एक सैनिक विद्रोह था, बल्कि यह कुछ स्वार्थी लोगों का विद्रोह था। ऐसा आपको आरसी मजुमदार के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करने के लिए कहा गया है। एक तरफ भारत के आपको जो है आणविक ऊर्जा पर आधारित परमाणु शक्ति केंद्र है, और दूसरी तरफ किस राज्य में है। तब आप बताएंगे कि आपको जो है तारापुर आपको कहाँ है, तारापुर आपको जो है ये किस राज्य में स्थित है। चूंकि तारापुर भारत का पहला परमाणु संयंत्र माना जाता है, और ये आपको कहाँ है? तो महाराष्ट्र में तारापुर आपको है। जबकि रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। काकरापारा कहाँ है? तो गुजरात में है। और आपको जो है कि कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो यह आपको कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरह से आप देखोगे तो पहले का आपको चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला, यानी उल्टा 4 3 2 1 4 3 2 1 किसी में ऑप्शन है? 4 3 2 1 ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर माना जाएगा बच्चा। 3 बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? ये आपको 26 अक्टूबर 1962 को, 4 सितंबर 1962 को, 5 नवंबर 1962 को, या 16 दिसंबर 1962 को। तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है ये 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसी समय आपको जो है कि प्रथम राष्ट्रीय आपात लगा था, और इसी समय चीन का आक्रमण हुआ था। चीन के आक्रमण जो है इसी समय हुआ था, और भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई थी। अब तक देश में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, जिसमें 2 बार बाह्य आक्रमण के आधार पर और 1 बार आंतरिक सुरक्षा के आधार पर 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपात की घोषणा श्रीमती गांधी के द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे कहा जाता है? IMF को, या IBRD को, WTO को, या आपको IFC को? किसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहकर संबोधित किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी जो है ये आपको WTO को कहा जाता है। WTO से पहले जो संस्था काम करती थी वह GATT काम करती थी, और इसके स्थान पर आपको जो है कि 1 जनवरी 1995 ईस्वी को आपको WTO की स्थापना की जाती है। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आपको इसका मुख्यालय है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आपके परीक्षाओं के लिए, और इस तरह से प्रश्नों को कभी गलत ना हो पाए उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, ये सामान्य आपको जो है कि बड़े ही लाजवाब तरीके से लेखपाल के लिए आपको ग्राम विकास
और ग्राम समाज और विकास जो लिखा गया है, जबरदस्त बुक है, आप इसे जरूर परचेज करिए और पढ़िए एक बार इसकी व्याख्याओं को, विशेष नहीं कहूंगा कुछ, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? रासायनिक बल, शारीरिक बल, पेशीय बल या यांत्रिक बल? तो मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल के नाम से जाना जाता है। इसे हम सब क्या कहते हैं? तो पेशीय बल इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के ओर चलते हैं। हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देश का आपको प्लास्टिक पार्क का निर्माण जो है ये कर्नाटक में किया जा रहा है। कहाँ पे? कर्नाटक, असम, तेलंगाना, राजस्थान। तो कर्नाटक में आपको जो है प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये सबको करंट का क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन माना जाता है, इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा तेलनीलापुरम अंतरराष्ट्रीय आपको जो है पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो जैसा कि आप सबको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको जो है तेलनीलापुरम जो है अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य, ये या तो बिहार में हो नहीं सकता इस तरह का नाम, और मध्य प्रदेश में भी नहीं, या तो केरल में है या तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन आपको तेलनीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में आपको यह स्थित है, ठीक। ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स के पहचान के लिए, या आपको जो है कि क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, या टाइफाइड की पहचान के लिए? तो एलिसा टेस्ट जो होता है ये आपको जो है एड्स की पहचान के लिए होता है। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, विषाणु जनित रोग एड्स होता है। ये आपको जो है कि इसमें मुख्य रूप से स्पर्म के द्वारा ये जो है फैलता है, ठीक ना। यानी अवैधानिक संबंध यदि एक से अधिक लोगों के साथ स्थापित करते हैं तो ऐसी स्थिति में एड्स जैसी भयावह बीमारी होती है। इसकी उत्पत्ति जो है साउथ अफ्रीका से हुई है, लेकिन वर्तमान में भारत में यह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग लाखों लोग जो है प्रति वर्ष एड्स के कारण अपनी जान को गंवाते हैं। लेखपाल देखिए, ये शानदार तरीके से हिंदी नितिन सर के द्वारा लिखा गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हृदय है या फेफड़ा है, ठीक ना। इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? हृदय होता है, फेफड़ा होता है, गुर्दा होता है, या प्लीहा या तिल्ली? इनमें से आपको कौन सा अंग प्रभावित होता है? तब बताइएगा कि इससे सबसे अधिक प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं, मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग जो है स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है। मलेरिया की दवा जो है ये कुनैनन जो है ये आपको सिकोना के छाल से तैयार किया जाता है। सिकोना के छाल से आपको तैयार किया जाता है। कुनैनन मलेरिया के प्रमुख दवा मानी जाती, ठीक ना। ये आपको जो है मलेरिया में आरबीसी और प्लीहा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने के कारण आपको मलेरिया फैलता है, ठीक ना। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने के कारण, वो जसवंत का डायलॉग याद होगा ना, नाना पाटेकर वाला, एक मच्छर साला हिंजड़ा बना देता है। तो वही हाल है, एक मच्छर पूरे जिंदगी को समाप्त कर सकता है। जब प्लीहा या स्प्लीन ही खराब हो जाएगा ना तो एकदम आपको जो है कि चीजें सब डैमेज। हाल ही में किस स्थल को रामसर के रूप में सूचित किया गया, यानी सूचीबद्ध किया गया? ये आपको करंट का क्वेश्चन है, करंट, ठीक ना। करंट जबरदस्त। दाजिया पक्षी अभयारण्य, बखीरा ये उत्तर प्रदेश में, बास्कोट
वन्य जीव अभयारण्य या 1 और 2 दोनों, इनमें से कौन सा आपको, तो दाजिया पक्षी अभयारण्य और बखीरा पक्षी अभयारण्य, इन दोनों को आपको जो है कि हाल ही में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का, या हीलियम नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन एसिटिलीन का, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मिश्रण का। तब आप बताइएगा कि गहरे समुद्र में जाने पर जो नाविक होते हैं या गोताखोर होते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, जिससे वो श्वास लेने में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आइए, प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, यानी प्लास्टिक का जो खिलौना उलौना बनता है इसमें कौन से गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन का, एसिटिलीन का, या ईथेन का, या इनमें से किसी का नहीं। तब आप बताइएगा एथिलीन का प्रयोग आपको प्लास्टिक के खिलौनों में किया जाता है, जबकि फलों को पकाने में आपको एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। एसिटिलीन फलों के पकाने में आपको काम आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये लेखपाल जबरदस्त सामान्य हिंदी आपको जो है कि सामान्य ज्ञान है, हिंदी नहीं सामान्य ज्ञान आपको जबरदस्त तरीके से लिखा हूं, आप जरूर परचेज करिएगा, पढ़िएगा, एक बार व्याख्या पढ़ेंगे आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ये उम्मीद करता हूं आपको, ठीक ना। तो ये बातें आप सबके लिए शानदार तरीके से। नेक्स्ट देखिए, हरे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से आपको कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, ये एथिलीन का, एसिटिलीन का, ईथेन का, या मीथेन का, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको जो है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए ये एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है और एसिटिलीन का भी किया जाता है, लेकिन एथिलीन से आपको जो है काफी नुकसान होने लगा है अब। तो अब जो आयोग आंसर मानता है बच्चा, वो किसे मानता है, तो आयोग आंसर अब एथिलीन को मानता है, इससे मानव के शरीर पर कम प्रभाव पड़ता है, जबकि एसिटिलीन से आपको जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कार्बाइड जानते हैं, कार्बाइड से पकाया जाता है, तो वो देसी भाषा में जिसे बोलते हैं, तो वो आपको। नेक्स्ट देखिए, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा है, तो मीथेन की उपस्थिति वायुमंडल में किसके है, चंद्रमा के, सूर्य के, बृहस्पति के, या मंगल के, किसके वायुमंडल में आपको जो है मीथेन है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको जो है कि मीथेन आपको बृहस्पति के वायुमंडल में है, लेकिन सबसे अधिक मीथेन यदि कहा जाए तो वरुण अरुण में है, अरुण एवं वरुण, अरुण प्लस वरुण गैस में आपको मीथेन की सर्वाधिक उपस्थिति है, मीथेन की सर्वाधिक उपस्थिति, और इसी के कारण आपको वरुण अरुण गैस जो है ये हरे रंग का है, हरा गैस, हरा उपग्रह भी कहते हैं, ग्रीन आपको उपग्रह, और ग्रीन प्लेनेट किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अरुण और वरुण का हरे रंग का होना मीथेन की उपस्थिति के कारण ही है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक बिंदु वाला तत्व कौन सा है, ये आपको पारा है, हीलियम है, या आपको CS है, W है, कौन सा आपको सबसे कम गलनांक वाला माना जाता है। तब बताइएगा सबसे कम गलनांक बिंदु वाला आपको जो है हीलियम माना जाता है, ठीक ना। हीलियम सबसे कम गलनांक बिंदु वाला तत्व माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। ये आपको एक तरफ सूची 1 है, दूसरे तरफ सूची 2 है, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको साइंस से संबंधित बड़ा ही महत्वपूर्ण जर्मन सिल्वर, ये आपको किसका बना होता है। तब जर्मन सिल्वर का निर्माण जो है ये निकेल से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है, किससे,
निकेल, निकेल से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है, जबकि सोल्डिंग में आपको टीन का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे ब्लीचिंग पाउडर जो है इसमें क्लोरीन में मिलाया जाता है और हाइपो में सोडियम यानी नमक का मिलाया जाता है। तो इस तरह से पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, ये आपको 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर होगा। 4 जो है ये बिल्कुल आपको सही जवाब हुआ। ये नेक्स्ट आप देखिए, जबरदस्त तरीके से मैथमेटिक्स हमारी संस्था की ओर से उमेश सर के द्वारा लिखा गया है और ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। नेक्स्ट, ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी किस राज्य में जीवा कार्यक्रम या किस संस्था ने शुरू किया? लद्दाख में, सिक्किम में, नाबार्ड ने या केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने? तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि इस किसके द्वारा शुरू किया गया है। तब आप नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम की शुरुआत आपको की गई है। वैसे आप बता सकते हैं नाबार्ड जो है ये आपको 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि के लिए सुविधा उपलब्ध कराना है। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1942 ईस्वी को किया गया है, 1982 को, 42 नहीं। और इसका मुख्यालय यदि पूछा जाए तो वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है ये वर्तमान मुख्यालय आपको कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई में इसके वर्तमान में मुख्यालय है। तो ये प्रमुख बातें हुई। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा रहे बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? ये बैगनी क्रांति आपको किससे? बैगन की खेती को बढ़ावा देने से, रिफ्लेक्सिया फूलों की खेती को बढ़ावा देने से, या लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से, या जल में पौधों को उगाने से संबंधित आपको किससे संबंधित है? तब आप बताइएगा कि हाल ही में बैगनी क्रांति का संबंध जो है ये लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से है। किससे? लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से आपको यह है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। अगला प्रश्न आपके सामने जो है महत्वपूर्ण रूप से रहेगा। ये देखिए, ये सही जोड़ों का मिलान करिए। अब एक तरफ आपको जो है दिवस है और दूसरे तरफ आपको जो है कि तिथि है। कौन से दिवस को कौन से तिथि आपको मनाई जाती है? तब आप बताइएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक ना? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को आपको आयोजित होता है। वहीं बलिदान दिवस जो है ये 27 फरवरी को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और बीडी सावरकर की पुण्यतिथि 26 फरवरी के रूप में, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस जो है ये आपको 24 फरवरी। तब आप पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और बी कहीं है? सी डी ए बी ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर। 3 आपको बिल्कुल सही जवाब हुआ। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा रहा रेन बॉम क्या है? रेन बॉम जो है एक मौसमी घटना है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में घटित हुई। क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑस्ट्रेलियाई मौसम में हुए एक एकाएक अचानक आसमान में परिवर्तन को रेन बॉम कहा गया। ठीक ना? ये आपको पृथ्वी के चारों ओर एक प्रकार का मौसम संबंधी परिघटना को रेन बॉम नाम दिया गया है। ये प्रकृति के लिए एक विनाशकारी संकेत के रूप में आपको वैज्ञानिकों ने इसे बताया है। ठीक ना? ये आपको रेन बॉम ये एक प्राकृतिक घटना है। तो ये किताबें अब आपके द्वार तक पहुंच रही होंगे और बड़े आसानी से आप सब पढ़ भी रहे होंगे और साथ ही साथ ब्लेसिंग भी कर रहे होंगे। और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सब पढ़िए। ठीक है ना? आपकी सफलता में ही हमारी सफलता निहित है। तो चलिए इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण शानदार श्रृंखला को हम सब खत्म किए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।